फ्रेंड्स, तो आज हम 29 जनवरी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का, उसके लिए आज हम एक वीडियो लेके आए। अगर साल भर आप अच्छा से नहीं भी पढ़े, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैथ में 40 का 40 नंबर आ सकते हैं। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है ना, मैथमेटिक्स का है, क्लास 9th का। समय आप लोग का 1.5 घंटा दिया जाएगा। नंबर कितना रहेगा? तो 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बहुत ही ईजी तरीका से बताएंगे। आप लोग बस इस वीडियो पे बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इससे पहला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो सबसे पहले समझिए, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो जो रूट वाला नंबर होता है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। देखने के लिए तो देखिए, यहाँ पे रूट है और यहाँ पे रूट है, लेकिन ये दोनों रूट के अंदर में जो नंबर है ना, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे 9 है तो आप लोग सब पढ़े होंगे। 9 जो है ना, रूट से बाहर निकलता है तो 3 हो जाते हैं। और 225 जो है ना, ये 15 का स्क्वायर है, क्योंकि देखिए, अगर हम 15 इंटू 15 करेंगे ना तो 225 हो जाता है। और जब भी रूट के अंदर 2 रहता है ना, तो एक बाहर निकल जाता है। तो ये देखने के लिए रूट वाला नंबर है, लेकिन ये रूट वाला नंबर नहीं है। तो ये दोनों तो परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे बचा ये दो ऑप्शन। यहाँ पे ख्याल रखिएगा, जब भी कोई दशमलव के बाद रिपीटिंग वर्ड होगा ना, मतलब 3 3 3 3 ऐसे रिपीट होगा ना, तो वो भी परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे ये जो पाई है ना, ये पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। पाई को क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है? निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है? तो जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन दे ए और बी के बीच स्थित है, तो कुछ नहीं करना है। जो नंबर देगा ना, जो संख्या देगा, उसी को जोड़ करके 2 से भागा दे देना है। ए और बी के बीच में पूछा है तो लिखेंगे ए प्लस बी और 2 से भागा दे देंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई नंबर देता, जैसे 7 और 8 रहता, तो लिखते 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। 15 हो जाता, 15 में 2 से भागा देते, 7.5 हो जाता। जो ऑप्शन में रहता उसको टिक लगाते। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पे देखिए, एक फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। और हम लोग सब जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और ए के पास कितना है? देखिए, √7 है, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर हो जाएगा माइनस √5 का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे ख्याल रखिएगा, जब भी रूट को स्क्वायर से करेंगे तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, तो 7 और 5 में 7 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 125 के पावर 2√3, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 125 के पावर 2/3। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे लिखते हैं 125 का पावर में क्या है? 2/3। देखो यहाँ पे, ये नीचे वाला अगर 3 कट जाता ना, तो पावर 2 हम कर सकते थे आराम से। आप देखिए, 125 को हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 गुने 5 गुने 5 125 होता है। तो 5 के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ 2/3 हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 5 के पावर 2 बचा, और 5 के पावर 2 कितना होता है? तो 25 होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? तो सबसे पहले समझिए, बहुपद किसको बोलते हैं। तो चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? चर का जो पावर होना चाहिए ना, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे सबसे पहले बात रहा कि चर किसको बोलते हैं। तो जो एक्स वाई रहता है ना, A to Z तक, उसी को चर बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, इस सबको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, चर मतलब एक्स का पावर पूर्ण संख्या है ना। देखिए, पावर 2 है तो पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, क्योंकि पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे देखिए, ये भी एक्स का पावर 1 है तो पूर्ण संख्या हो गया। वाई के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 तो पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए, 5/y, और 5/y का अर्थ क्या होता है? y के पावर यहाँ पे तो 1 जरूर है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर ले शिफ्ट करेंगे ना, तो ये 5 के पावर जो 1 है, वो 5 का पावर y का पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि y के पावर यहाँ पे 1 है। और ये 1 -1 जो है ना, ये पूर्ण संख्या में नहीं आता है।
तो चर के पावर जब पूर्ण संख्या नहीं होगा ना तो उसे को बोलते हैं कि वह बहुपद नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुपद 5x+3 का शून्यक है। देखो जब भी शून्यक पूछेगा ना तो कुछ नहीं करना है। शून्यक मतलब होता है कि इसमें यक्स का वैल्यू हम क्या रखेंगे कि ये शून्य हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, जो दिया है ना उसे इक्वल टू शून्य कर लेना। 5x+3 इक्वल टू क्या? शून्य कर लेंगे, तब शून्यक हम लोग को पता चल जाएगा। यहाँ 5x लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ +3 है तो इधर आगे क्या हो जाएगा? -3। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? -3 और डिवाइड में हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। -3/5 और -3/5 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। यदि पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ बोला p-1 का मान क्या होगा। देखिए p-1 और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? पी एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू कितना दिया? -1। तो जहाँ एक्स है वहाँ -1 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए -1 रखेंगे तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? -1 की पावर 3। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2, फिर यहाँ पे देखिए प्लस -1, उसके बाद क्या है? +1। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। -1 के पावर अगर विषम संख्या रहेगा तो -1 होगा, जैसे -1 गुने -1 गुने -1, तीनों को गुना करेंगे तो -1 रहेगा। यहाँ प्लस हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और उधर +1। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 2 और माइनस का 2, प्लस का 2 में माइनस का 2 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुपद का गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड निकालने का दो तरीका है। एगो सबसे इजी तरीका हम आप लोगों को बताते हैं, इस तरीका को आप लोग अपनाइएगा, जल्दी बनेगा। देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमको गुणनखंड निकालना है, मत इसको हम तोड़ करके किस रूप में लिख सकते हैं हमको ये निकालना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ट्रिक हम बताते हैं। देखिए करना क्या है, यक्स का वैल्यू अपने से जो मन वो रख लीजिए। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे यक्स का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 × 1 5 हो गया, 6 6 5 11 और 1 12, ऐसे हो गया। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 गुने 1 5 हो गया, और 6 का 6 कितना हो गया? 6 5 11 1 12। अब जिस ऑप्शन से हम लोग को 1 रखने के बाद 12 आ जाएगा वही आंसर मेरा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे 3 हुआ, 6 6 3 18, ये नहीं हुआ। इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 3 और 1 कितना हो गया? 4 4 3 12, और हम लोग आना कितना है? 12। तो यही ऑप्शन मेरा क्या है? सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होता है? वाई अक्ष पे, तो देखिए वाई अक्ष पे होने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए ये हो गया तुम लोग का, आप लोग का ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। अब वाई अक्ष पे कोई बिंदु है, वाई अक्ष पे किसी बिंदु है, तब वाई अक्ष पे किसी बिंदु है तो वाई का वैल्यू कुछ ना तो कुछ मिलेगा ना, लेकिन यक्स का वैल्यू तब मिलेगा जब इस लाइन पे बिंदु रहेगा। इस लाइन पे बिंदु है नहीं तो यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और निर्देशांक कैसे लिखाता है? तो पहले यक्स का वैल्यू लिखाता है, फिर वाई का वैल्यू लिखाता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें यक्स का वैल्यू कुछ तो होगा नहीं तो यक्स 0 हो जाएगा, और वाई का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं कि 2 या 4, मतलब कोई बिंदु होगा तो वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो वहाँ वाई रखते हैं, वाई के पास जो भी होगा वो हो जाएगा। तो ये 0 वाई जो है ना ये क्या हो जाएगा? वाई एक्स पर किसी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 3 और 7 की कोटि है, तो समझिए पहले कोटि किसको बोलते हैं। तो वाई अक्ष पे जो बिंदु मिलता है उसी को कोटि बोलते हैं, और एक्स अक्ष पे जो बिंदु मिलता है उसको भुज बोलते हैं। तो यहाँ पे कोटि बोला मतलब वाई का वैल्यू बोला, और वाई लास्ट में होता है, पहले एक्स उसके बाद वाई। तो वाई का वैल्यू कितना है? 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 पे टिक कर देंगे, लेकिन अगर कोटि पूछता तो कोटि क्या हो जाता? 3 हो जाता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 5 की तुलना कीजिए। देखिए तुलना करना है ना, तो देखिए x यहाँ पे है, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे 3 है। इसको तुलना करने के लिए सबसे अच्छा क्या कीजिए, ये जो है ना इसको इस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट कीजिए। क्या है? 3x - 2y इक्वल टू 5। इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मेट में। तो सब इधर है इक्वल टू के, इधर सी भी है तो इसको इधर करेंगे
तो 3x, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, यहाँ पे -2y, ई इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है हर जगह है ना, तो यहाँ पे -5 ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए ए का वैल्यू कितना हो गया 3, बी का वैल्यू कितना हो गया -2 और सी का वैल्यू कितना हो गया -5। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -5, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, के का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू दे दिया है, वाई का वैल्यू भी क्या किया है, दे दिया है। हम लोग को के का वैल्यू चाहिए, तो देखिए एक्स का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे। अगर यहाँ 2 रखते तो 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी हो गया 4। और यहाँ पे वाई जगह 3 रखते तो 3 कितना हो गया 9। और ये दोनों के बीच में प्लस है तो 9 और 4 को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। 13 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 0 का एक हल होगा। देखिए जब भी इस तरह का हल पूछेगा ना तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना क्या है, ये जो ऑप्शन दिया है ना वो ऑप्शन को उसमें पुट करना है, जिस ऑप्शन से ये संतुलित हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स का वैल्यू 3 दिया है, अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 3 3 कितना हो जाता है 9, माइनस वाई का वैल्यू 2 दिया है तो यहाँ 2 दूनी 4 करेंगे तो देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन हमको 0 लाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना इसी तरह पुट करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे अगर थर्ड नंबर हम करते हैं तो ज़्यादा सोचेंगे पहले कि किससे आ सकता है। तो थर्ड नंबर देखिए एक्स का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 3 6 हो गया। और वाई का वैल्यू 3 है, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 लाना था, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ऑप्शन लगता है उसी को पुट करेंगे, जल्दी बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है, देखिए जिसको सिद्ध किया जाता है ना उसको प्रमेय बोलते हैं। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते थे ना, तो उसी तरह से जिसको सिद्ध किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो विभिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है। देखिए अगर एक बिंदु से बोला जाता कि एक बिंदु से कितने रेखा गुजर सकती है, तो एक रेखा से तो अनंत बिंदु, अनंत रेखा गुजर सकती है। जैसे एक बिंदु है उससे अनंत रेखाएं गुजर सकती है। लेकिन दो विभिन्न बिंदु, जैसे एक बिंदु यहाँ हो गया दूसरा बिंदु यहाँ हो गया, इससे जो है ना कितनी रेखाएं गुजर सकती, तो एक ही रेखा। अब हम दूसरा रेखा खींचेंगे ना तो इसी पे पूरा पूरी जाएगा। आप बोलेंगे इतना बड़ा बिंदु ले लीजिए सर, इतना बड़ा बिंदु कई रेखा गुजार सकते, नहीं, बिंदु मतलब बिंदु होता है डॉट, और इससे केवल और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। दूसरा रेखा अगर गुजारेंगे तो दोनों बिंदु से नहीं गुजर पाएगी। तो कितना रेखा गुजर सकती है, तो एक रेखा गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। देखिए पूरक किसको बोलते हैं, तो जो 90 डिग्री पूरा हो जाता है। 80 डिग्री यहाँ पे है, 90 डिग्री पूरा होने के लिए और कितना चाहिए, तो 10 डिग्री चाहिए। तो पूरक मतलब होता है कि 90 पूरा आना रहता। अगर संपूरक पूछता तो 180 पुराना रहता। संपूरक पूछता तो 180 पुराएंगे। जिसे यहाँ पे संपूरक पूछ देता तो 80 में 180 और पुराते तो 100 डिग्री बचता, 100 में मारते। लेकिन यहाँ पूरक पूछा मतलब 90, पूरक मतलब 90, 90 पूरा कर देना है। तो 80 है, 10 और चाहिए तो 10 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आकृति में दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक आकृति दी है, इसमें कुछ वैल्यू भी दे दी है। यहाँ पे देखिए ये वो कोण 90 डिग्री, इसको 90 बता दी है। और यहाँ पे ये भी जो है ना 2:3 है। देखिए यहाँ पे कभी भी एक सरल रेखा होता है ना उसमें 180 डिग्री का कोण बनता है। ये तीनों मिला के 180 होना चाहिए। कितना दिया है 90 प्लस ए का वैल्यू देखिए कितना दिया है, ए का वैल्यू 2 दिया है, लेकिन रेशियो में दिया है। हम रेशियो को एक्चुअल में पहले बदलेंगे, क्योंकि रेशियो मतलब होता है काट कूट करके। जैसे यहाँ अगर हम 20/30 लिखे, इसको काट कूट करें ना तो ये 2/3 आ जाएगा, मतलब ये 2:3 हो जाएगा। हम 20/30 को भी बना सकते हैं 2:3। इसको जो है ना और भी ऐसा कुछ नंबर होता है जिसको काट करके हम 2:3 बना सकते हैं। जैसे अगर हम 6/9 लिखते, 6/9 लिखते, इसको भी 2:3 लिख सकते हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये भी 2:3 हो जाएगा। लेकिन ये किसको काट करके बना है ये तो हमको पता है नहीं। तो हम यहाँ पे इसको एक्चुअल में बदलने के लिए क्या कि 6/9 है, 6 और 9 है कि 20/30 है, क्या है हमको पता नहीं है। तो इसको हम एक्चुअल में बदलेंगे। एक्चुअल में बदलने के लिए हम इसमें x मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x, और b कितना है 3x।
और सीधा रेखा पे कितना का कोण बनता है 180 बराबर कितना कर देंगे 180। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 कितना होता है 5x बराबर, इसमें ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये देखिए संख्या और ये दोनों x वाला टर्म है। लैग टर्म को एक ही साथ ऐड करते हैं, समान पद ये हुआ, x चार एक जैसा रहता है तभी वो जुड़ सकता है। 90 उधर माइनस करेंगे तो 180 में 90 माइनस हो जाएगा तो 90 बचेगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ 90 करेंगे और यहाँ 5 है, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड करोगे, 5 का टेबल में 90 कितना हुआ 18 बार में आता है तो 18 आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पे हमको पूछा क्या है, सी का वैल्यू पूछा है। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक सीधा रेखा बनता है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ये दोनों मिलके 180 होगा। बी का वैल्यू पता चलना चाहिए, बी है 3x और x का वैल्यू 18 आ गया तो 18 तो ये कितना हो गया 54। अब ये 54 हो गया, दोनों मिलके 180 होगा तो 180 में इस 54 को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो करेंगे 180 माइनस में 54। अब देखिए 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ बच गया 7, 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 1 का 1 126 और 126 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आकृति दिया गया है। इसमें देखिए आकृति में क्या दिया गया है कि ये जो है ना समांतर है, क्या है समांतर है। यहाँ पे देखिए ओपी और आरएस समांतर है, ये ओपी और ये आरएस ये दोनों क्या है समांतर है। और ये 110 डिग्री दे दी है और ये 130 डिग्री दे दी है। निकालना क्या है कोण क्यू, जो बीच में होता है ना भाई पी वो क्यू, मतलब ये निकालना है पी वो क्यू, पी वो क्यू ये निकालना है। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले कुछ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए सबसे पहले ये जो है ना पैरेलल है तो थोड़ा सा पैरेलल जैसा दिखाते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए दो समांतर रेखा होता है ना और एक तिर्यक रेखा होता है, तो इसमें 3 तरह का एंगल मेनली हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे। एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, ये जो कैंची वाला होता है ना इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। जैसे ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, ये कैंची वाला हो गया। उसी तरह से ये संगत होता है, जिस तरह यहाँ पे पोजीशन उसका यहाँ पे पोजीशन, ये दोनों कौन सा कोण हो जाएगा संगत कोण हो जाएगा। और ये जेड वाला कोण जो बनता है उसको एकांतर कोण बोलते हैं। जैसे ये कोण और ये कोण, ये एकांतर कोण हो गया। और एक सब इक्वल होता है, संगत कोण इक्वल होता है, एकांतर कोण इक्वल होता है, शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो हमको ये वाला पता है 130 दी है, तो ऐसे हम जेड बनाते हैं तो देखिए जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला कोण हो जाएगा 130 डिग्री, ये वाला हो जाएगा 130 डिग्री। और हम लोग जानते हैं 130 बन गया तो यहाँ पे देखिए ये सीधा रेखा हो गया, तो नीचे वाला कितना होगा, तो 180 में 130 माइनस कर देंगे कितना बचता है 50 बचता है। तो ये नीचे वाला कितना हो गया, ये नीचे वाला हो गया 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये सीधा रेखा बन रहा है तो इधर 110 है तो इधर कितना हो जाएगा 180 पूरा करना है तो इधर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि 110 और 70 180 होता है। 7 5 12 120 हो गए ये दोनों मिला करके। तब बोले ये कितना होगा, अब 180 होता है त्रिभुज बन गया ना ये कि, तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है, तो ये दोनों मिलकर 120 हो गया तो ये कितना बचेगा 60। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो देखिए सर्वांग समता की कसौटी जो है ना ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये सर्वांगता की कसौटी नहीं, ये समरूपता की कसौटी है। इसके अलावा एक और सर्वांग समता की कसौटी है RHS, मतलब एक कोण राइट एंगल होना चाहिए, एक कर्ण होना चाहिए इक्वल, और एक कोई भुजा इक्वल होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं RHS सर्वांग समता नियम। तो यहाँ पे ये जो है ना ट्रिपल, ये जो है ना ये क्या है, ये समरूपता का कसौटी है, सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी जो है ना ए सी के बराबर है। तो यहाँ पे एक हम फिगर बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज क्या बनाना है ए बी सी। अगर यहाँ ए रखते हैं ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए बी जो है ना ए सी के बराबर है, ये दोनों बराबर है। बी बोला है ये 70 डिग्री है, ये कितना दे दी है 70 डिग्री है। और ये पूछा है तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं ना, एक हम लोग प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे कि जब ये दो बराबर भुजा होता है ना तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है, इसके ये दोनों कोण क्या होता है बराबर होता है। तो ये 70 हो गया तो ये भी 70 हो गया। अब ये दोनों मिला के 140 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180, 180 में ये दोनों 40 हो गया तो ये कितना बच गया 40 बच गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पे क्या बोले है, 2:3:5:8 के अनुपात में इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। देखिए अभी हम बताएं थोड़ा देर पहले कि जब भी इस अनुपात में इस तरह से देगा ना, तो सबसे पहले एक्चुअल में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। देखिए ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8×5 = 13, 13×2 = 15, 15×3 = 18, 18x बराबर 360। एक्स से अगर हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360/18, 18×2 = 36, मतलब 20 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री। अब हमको सबसे बड़ा पूछा है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है, 8x है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या लग रहा है, 8, और यहाँ पे x दिया, x का वैल्यू कितना आ गया, 20। 8x, अगर x का वैल्यू 20 पुट करते तो कितना हो जाता है, 8×20 बराबर 160। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो ख्याल रखिएगा कि समकोण पर समद्विभाजित उसी का विकर्ण होता है ना जिसका चारों भुजा बराबर होता है। और दो ऐसा आकृति है जिसका चारों भुजा बराबर होता है, एक वर्ग। वर्ग को आप लोग, वर्ग के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वर्ग का जो है ना सभी भुजा बराबर होता है। इसके अलावा एक होता है समचतुर्भुज, जो वर्ग के जैसा ही दिखता है, चारों भुजा बराबर होते हैं। तो जिसका चारों भुजा बराबर होता है ना उसका विकर्ण, ये दोनों विकर्ण हो गया, तो ये विकर्ण के पास जो है ना यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। जिसकी चारों भुजा बराबर होते हैं उसके विकर्ण जो है ना 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। तो वर्ग और समचतुर्भुज, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये समचतुर्भुज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि आयत के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा। तो पहले आयत बनाते हैं, ये आयत हो गया। अब आयत के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होता है, जैसे ये मध्य बिंदु हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, इधर ये मध्य बिंदु हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया। अगर इस मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं ना, तो अंदर में जो आकृति बन रहा है उस आकृति को क्या बोलते हैं। तो देखिए ये जो आकृति बनता है ना मध्य बिंदु को बना मिलाने से, वो बनता है समचतुर्भुज। क्या बनता है, समचतुर्भुज। तो हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, आकृति ABCD में एक समांतर चतुर्भुज BC बराबर 12, ये कितना दे दिया है, 12 दिया है, और AE बराबर 6, ये 6 दिया है। तो ख्याल रखिए कि जब भी समांतर चतुर्भुज में आधार और लंब पता रहेगा ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। आधार है 12, ऊंचाई है 6, 12×6 कितना होता है, 72। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, कोई भी समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज मतलब क्या होता है, जिसके आमने सामने का भुजा समांतर हो। ये भी समांतर चतुर्भुज कहला सकता है, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज कहला सकता है, आयत भी समांतर चतुर्भुज कहला सकता है, क्योंकि जिसके आमने सामने का भुजा समांतर होता है उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। आप क्या बोला, इसका एक ही आधार से एक त्रिभुज बनाया जाता है। अब आधार इसी को ले लेते हैं, इसको त्रिभुज बना देते हैं। देखिए त्रिभुज बन गया। और बोला है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 12 दिया है। और ख्याल इस बात को रखना है ना कि जब भी समांतर चतुर्भुज में सेम आधार से एक त्रिभुज बनाया जाता है ना, तो ये समांतर चतुर्भुज दो भाग में बढ़ जाता है। अगर इसका 12 दिया तो ये भी 12 हो जाएगा, और पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 और 12 कितना होता है, 24। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी। देखिए जीवा किसको बोलते हैं, तो जनरली जीवा उसको बोलते हैं ना जो केंद्र से नहीं गुजरता है, जैसे ये जीवा हो गया। लेकिन जब भी पूछेगा ना सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा, तो आज इस बात को रखना है ना कि व्यास ही जो होता है ना वो सबसे बड़ी जीवा होता है, क्योंकि इससे बड़ी जीवा हम कहीं नहीं खींच सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, व्यास। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, वृत्त की एक जीवा द्वारा त्रिज्या के बराबर जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का मान क्या होगा।
सबसे पहले देखिए वृत्त एक बनाते हैं। इसमें क्या बोला है कि वृत्त का एक जीवा जो है ना त्रिज्या के बराबर है। अब त्रिज्या किसको बोलते हैं? ये हो गया आप लोग का त्रिज्या हो गया। इतना ही बड़ा जो है ना जीवा है, तो इतना बड़ा जीवा हम नीचे ही में खींच सकते हैं। अब मान के चलिए बोला है कि त्रिज्या और जीवा बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये भी त्रिज्या हो गया। अब ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या के बराबर, मतलब तीनों भुजा बराबर हो गया। और तीनों भुजा बराबर कौन सा त्रिभुज को होता है? समबाहु त्रिभुज का। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60-60 डिग्री का होता है। तो केंद्र पर आंतरिक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 में क्या बोला है? कोण ए सी बी, जो बीच वाला जो लिखा हुआ रहता है ना, वही कोण का वैल्यू निकालना, मतलब कोण सी का। हम लोग देखिए कोण सी कहाँ पे है, तो ये कोण सी रहा। अब यहाँ पे देखिए ख्याल रखिएगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे ना, केंद्र पर जितना कोण बनता है ना, उससे ये हाफ कोण यहाँ पे बनाता है। मगर ये 50 है तो ये 25 का बनेगा। अगर यहाँ 60 रहता तो है 30 का बनता, मतलब इससे ये आधा होता है। तो ये 50 का इस कोण का वैल्यू पूछा, तो ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 25 डिग्री का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग 29 पे जाते हैं। देखिए 29 क्या बोला है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ये जो है ना 90 डिग्री का है। अगर मान के चलिए हम ए बी सी बनाते हैं, ए बी सी, यहाँ पे ये कितना डिग्री रख देते हैं? 90 डिग्री, क्योंकि बोला है कोण ये कितना डिग्री का? 90 डिग्री का है। ए बी बराबर 6 है, ए बी बराबर हम 6 रख देते हैं। उसके बाद क्या बोला है? इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि बी सी और ए सी का योग होगा। बी सी हो गया और ए सी हो गया, ये दोनों का योग। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है ना, बस कंफ्यूजन के लिए दी है। यहाँ पे देखिए दो भुजा जब भी जोड़ेंगे ना, तो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए या उसकी बराबर से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, उससे बड़ी ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये तो 6 दे दिया, अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे ना तो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में ये 6 या 6 से छोटा दिया होगा वो नहीं हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे या तो इसका दोनों को जोड़ने के बाद 6 होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए, तो संभव नहीं है बनाना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 6 दिया है। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा। और हम बोले क्या कि जब भी दो भुजा को हम जोड़ेंगे ना, तो तीसरी भुजा से बड़ होना चाहिए, लेकिन अगर घटाते ना तो ये भुजा से छोटा होना चाहिए। घटाते तो इससे छोटा संभव था, लेकिन जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 है। देखिए सबसे पहले ख्याल इस बात को रखना है ना कि देखिए 5, 12 और 13 ये पाइथागोरस प्रमेय बनाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, मतलब बड़ा वाला का स्क्वायर जो होता है ना, वो दोनों छोटा वाला स्क्वायर के योग के बराबर अगर होगा तो उसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 169। 169 किसका होता है? 13 का स्क्वायर होता है। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय। और अगर पाइथागोरस प्रमेय रहेगा ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार देखिए कितना है, किसी को भी मान लीजिए, ऊंचाई कितना है? एक को मान लीजिए 13, क्योंकि कर्ण है, आधार ऊंचाई तो हो नहीं सकता है। 2 से काटेंगे 12 को 6 बार में, 6 बचे कितना होता है? 30। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर। लेकिन अगर आप लोग को मन है कि नहीं सर हम ये सूत्र से द्वारा बनाएंगे, सूत्र से बनाएंगे, तो हीरोन सूत्र से हम लोग बना सकते हैं। हीरोन सूत्र क्या होता है? देखिए हीरोन सूत्र होता है अंडर रूट यस, ब्रैकेट में यस माइनस ये, ब्रैकेट में यस माइनस बी, और ब्रैकेट में यस माइनस सी, यस माइनस सी। ये होता है हीरोन सूत्र। इससे हम लोग ये बी सी का वैल्यू देखिए दिया है, एक ये का वैल्यू है, एक बी का है, एक सी का है। यस का वैल्यू कैसे निकलेगा? तीनों को जोड़ के 2 से भागा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऐसे करेंगे यस मिल जाएगा, सबका वैल्यू मिल जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को ज़्यादा कोशिश करना है कि जिससे हम लोग को जल्दी बने वो कोशिश करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब √3 का √3 रखेंगे, 4 का 4 रखेंगे, भुजा कितना है? 2√2।
तो 2√2 और एक और 2√2 लिखेंगे 2√2। देखिए 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे √3, 2 को √3 से गुना करेंगे अगर 2 है, 2 को √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2√3। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या बोल रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास इतना दिया है और ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? होता है पाई आर यल। क्या होता है? पाई आर यल। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर कितना है? तो देखिए ये व्यास दी है, इसको आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा 10.5। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, त्रिज्या हो गया, इंटू यल। यल कितना दिया है? 10। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, मतलब 10। और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, ये 7 से काट, 7 एकम 7, 7 पचे 35। ये 2 से काटेंगे 11 पर में, 11 को 15 से गुना करें कितना हो जाएगा? 165। कितना हो जाएगा? 165। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन देगा ना तो सबसे पहले हम लोग को एक ख्याल रखना है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बेलन ऐसा होता है। अब यहाँ पे दो फार्मूला हम बताते हैं, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र का, और एक आयतन का। किसका? आयतन का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? आधार का परिमाप। आधार का परिमाप, तो देखिए आधार का परिमाप, आधार कैसा है? आधार मतलब ये देखिए किस तरह दिख रहा है, वृत्त के जैसा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr। आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, ऊंचाई को एच से बोलते, तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए आधार कैसा है? वृत्त के जैसा है कि नहीं? देखिए वृत्त के जैसा है कि नहीं? वृत्त के जैसा है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr², πr²। और ऊंचाई, ऊंचाई क्या बोलते हैं? एच। तो ये आयतन का हो गया और ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का हो गया। लेकिन हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखो वक्र मतलब क्या होता है? गोल गोल जो होता है ना, ये बाउंड्री, ये इसको वक्र बोलते हैं। और कुल में क्या होता है? ऊपर और नीचे वाला सतह को भी जोड़ देगा ना तो ये कुल हो जाएगा। तो देखिए ये और ये दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कुल हो जाएगा। ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल एक यहाँ पे एक यहाँ पे, टू वृत्त का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे वक्र में, वक्र तो ये गोल गोल हो गया पूरा, इसको छुएंगे जब हम, और ये कुल ऊपर वाला और नीचे वाला को ऐड कर देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पे दो वृत्त बना तो दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। अब 2πr² हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों में अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं? यहाँ पे देखिए 2 है, 2 है, पाई है, पाई, आर है, आर है। तो यहाँ पे 2πr हम कॉमन लेंगे। 2πr को अगर हम कॉमन लेते तो क्या बचता है? यहाँ पे एच बचा, और उसमें क्या बचा? आर का स्क्वायर था तो आर बचा। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे 2πr और ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 रखेंगे। अब यहाँ पे मिटा लेते हैं 2πr। देखिए फॉर्मूला क्या था? 2πr ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए त्रिज्या 4 दिया तो फिर 2 पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या का वैल्यू कितना है? 4। और यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू कितना है? 10 + 4, 10 और 4 कितना हो गया? 14। 7 का पारा से 14 काटेंगे, 2 बार में कटेगा। अब यहाँ पे गुना करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 22 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 16 को किस से? 22 से, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 2 एकम 2, 1 दूना 2, कितना होता है? 2 3 2 5 3, 352। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक घन का आयतन और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। देखिए घन का आयतन क्या होता है? उस फॉर्मूला से भी हम घन का आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि घन का आयतन के लिए देख हम बोले थे ना, घन वर्ग के जैसा दिखते हैं। तो आयतन के लिए क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ये होता है ना।
और आयत गुना ऊंचाई, ऊंचाई भी ये है क्योंकि वर्ग ऐसा है ना जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो एक और ये हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये का क्यूब, तो ये घन हो गया। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले थे ना वर्ग का परिमाप गुने ऊंचाई, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 ये होता है। 4 ये होता है ना। ऊंचाई को भी क्या बोलते हैं, ऊंचाई को भी ये बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एच नहीं बोलेंगे इसलिए क्योंकि ऊंचाई भी बराबर होता है। तो ये का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये हो गया वक्र का, यहाँ पे बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ऊपर नीचे का जुड़ जाएगा, ऊपर भी एक वर्ग था नीचे भी वर्ग है। जैसे देखिए हम घन देखते हैं जिस कलर कोडिंग वाला जो होता है उसके ऊपर नीचे दोनों देखेंगे ना तो वर्ग की सतह जैसा दिखता है ना, तो दोनों का क्षेत्रफल ऐड करेंगे। और वर्ग का भुजा क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 है तो 2 ए का स्क्वायर और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 ए का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 6 ए का स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पे ये संख्यात्मक रूप से बराबर है तो बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है तो ये यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ ये 2 से ये 2 कट के एक ये बचा, क्योंकि यहाँ पे ये कब ये 3 है मतलब ए गुने ये 3 ये था तो 2 कट के तो एक बचा ना। और यहाँ पे 6 है तो ये बराबर कितना आ गया 6। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखिए 4 का 4 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर त्रिज्या कितना है 3.5 है, फिर है 3.5। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 35 5 बार में, फिर क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे 10 2 बार में। यहाँ 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, और ये 2 से 2 दो दूना 4 से 4 के कैंसिल हो जाएगा, 22 सत्ते 154। और 154 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। प्रथम 3 सम संख्याओं का मध्य क्या होगा। देखिए सम संख्या का मध्य बोले या विषम संख्या का मध्य बोले या प्राकृतिक संख्या का मध्य बोले, जब जब भी बीच का अंतर एक जैसा होता है, जैसे सम संख्या तो 2 4 6, इसमें देखिए 2 2 का गैपिंग चल रहा है। तो इस तरह से जब भी सीक्वेंस देंगे ना तो बीच वाला जो नंबर होता है ना वही मध्य होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। या तो फिर दूसरा तरीका क्या है, तीनों को जोड़ करके जितना नंबर रहेगा उतना से भागा, जैसे 2 + 4 + 6 बट्टा में क्या करेंगे 3, कितना हो जाएगा 4 6 4 10 और 2 12, 12 को 3 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। हम लोग नीचे देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में इतना 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 रन बनाए, तो रनों की बहुलक, बहुलक मतलब क्या होता है जो ज़्यादा बराया है। तो देखिए इस नंबर में 5 5 5 5 की बहुलक दिख रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा बार जो रन बनाया है ना उसी को बहुलक बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यक। माध्यक जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आरोही क्रम में सजाना होगा। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा कौन सा है 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। अब इसके बीच में क्या आ रहा है, देखिए बीच में 3 इधर 3 इधर, बीच में क्या आया 8, तो यही क्या हो जाएगा माध्यक। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पे सम संख्या में रहता, जैसे ये नहीं रहता 13, अगर नहीं रहता 30 नहीं रहता तब तो बीच में कोई मिलता नहीं, तो ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देते। जो 2 बीच में मिल रहा है, जैसे 2 इधर कैंसिल 2 इधर कैंसिल, ये दोनों बीच में मिल रहा है तो ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देते थे। 8 7 15, 15 को 2 से भागा देते, जितना आता वही हो जाता मेरा माध्यक। हम लोग नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर इस वीडियो को अगर एक बार पूरा देख लेते हैं ना तो आप लोग को नहीं दिक्कत होगा एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, एकरा में चीत जो है ना 600 बार आता है, तो पट कितना बार आया, पट 600 बार चीत है तो पट 400 बार आया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रायिकता निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तो जनरली होता है संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम, लेकिन जनरली हम लोग याद रखने के लिए क्या करेंगे, चाहत बट्टा कुल। चाहत पता हमको क्या पूछा है, पट आने की प्रायिकता। पट मेरा चाहत हो गया तो पट कितने बड़ी आया 400 बड़ी, और कुल कुल कितना 1000। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4 और 2 बचे 10, 2/5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी।
लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, जब निश्चित रूप से घटना कोई घटित होती है उसकी प्रायिकता 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव मतलब जो नहीं हो सकता है, जो कभी पॉसिबल नहीं, जैसे 1 सप्ताह में 8 दिन होगा, इसका बोलो कोई संभावना है? 8 दिन हो सकता है 1 सप्ताह में? नहीं हो सकता है। तो उसका प्रायिकता 0 हो जाएगा। मतलब अगर दे असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा तो 0 हो जाएगा। संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है। निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना, यहाँ देखिए निश्चित रूप से घटित होने वाली, और पूछेगा प्रायिकता का मान कितना से कितना के बीच में हो सकता है, तो 0 और 1 के बीच में होता है। ना तो 1 से बड़ा होता है, ना ही 0 से छोटा होता है। इस बात को ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम अपलोड करें या नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।